कमांडो 313 लंदन से दुबई रमेश कुमार के नाम से ब्रिटिश एयरवेज की परवाज से दिन 2:30 बजे उतरा। हवाई अड्डे के चमकते हुए फर्श पर इसके जूतों की आवाज किसी जलतरंग की तरह यकसा थी। हर कदम हिसाब शुदा, हर हरकत में एक मकसद। इसके सामने वाली स्क्रीन पर फ्लाइट्स की मालूमात टुमटमा रही थी। चेन्नई की परवाज, गेट नंबर B12, 4 बजे। अभी इसके पास वक्त था। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रौनक इसके लिए कोई नई चीज नहीं थी। वो यहाँ पहले भी आ चुका था, लेकिन हर बार नया नाम, नया चेहरा, नई शनाख्त। आज वो रमेश कुमार था। बरतानवी पासपोर्ट पर चिपका हुआ ये नाम इसकी असलियत से कोसों दूर था। असल नाम शायद अब वो खुद भी भूल चुका था। एजेंसियों की फाइलों में वो सिर्फ C313 था। एक एहसास, एक ख्याल, एक कोड। हवाई अड्डे के शीशों से गुजरती हुई धूप इसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो एक आम सी सीट पर बैठा अपने फोन को चेक करता रहा। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। ये अच्छी बात थी। खामोशी का मतलब था कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन वो जानता था कि खामोशी कभी कभी तूफान से पहले की पुरसुकून फिजा होती है। इसने अपना हेडफोन लगाया और बज़ाहिर मौसीकी सुनने लगा, लेकिन दर हकीकत वो अपने गिर्द मौजूद हर आवाज को फिल्टर कर रहा था। अरबी, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, दुनिया भर की जुबानें इसके लिए खिली किताब थी। किसी भी लम्हे कोई लफ्ज, कोई जुमला खतरे की घंटी हो सकता था। लेकिन आज सब कुछ मामूल के मुताबिक था। 1 घंटा बाकी था। इसने अपना बैग उठाया और टॉयलेट की तरफ चल पड़ा। वहाँ इसने अपने चेहरे को दोबारा चेक किया। मसनूई दाढ़ी, छोटी मूंछें जो बिल्कुल असल लगती थी, कॉन्टेक्ट लेंस जो इसकी आंखों का रंग बदल देते थे, ये सब इसकी मामूल की तब्दीली थी। लेकिन आज इसे एक और तब्दीली की जरूरत थी। इसने अपने कपड़े बदले। अब वो एक मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ शख्स लग रहा था। जब वो बाहर निकला तो इसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो काफी शाप पर बैठी थी। वो इसे खौर रही थी। क्या वो इसे पहचान गई थी? इसने अपनी चाल नहीं रोकी। वो सीधा गेट की तरफ बढ़ता रहा, लेकिन इसकी पुश्त पर एक चुभती हुई हिस थी। किसी की नजरें इसे फॉलो कर रही थीं। गेट पर पहुंचकर इसने अपना बोर्डिंग पास पेश किया। अमले ने मुस्कुराकर इसका इस्तकबाल किया। रमेश कुमार, जी मैं हूँ। इसकी आवाज में कोई लर्जिश नहीं थी। सालों की तरबियत ने इसे एक कामिल झूठा बना दिया था। परवाज के दौरान इसने अपनी सीट पर आराम किया, लेकिन इसकी आंखें खिली थी। हर मुसाफिर, हर अमला मिंबर इसके मुशाहदे में था। क्या उनमें से कोई इसके पीछे था? क्या इसका कोवर खत्म हो चुका था? लेकिन सब कुछ ठीक लग रहा था। जब तैयारा चेन्नई पहुंचा तो रात हो चुकी थी। हवाई अड्डे पर अफरा तफरी थी। इमिग्रेशन से फारिग होकर इसने उधर उधर देखा तो कोई इसकी तरफ मुतवज्जे न था। इसने अपना बैग उठाया और टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ा। इसे एक खास एड्रेस पर पहुंचना था। वहाँ इसके लिए हिदायत और नई शनाख्त का इंतजार होगा। टैक्सी में बैठते हुए इसने पीछे मुड़कर देखा। क्या वही लड़की जो दुबई में इसे देख रही थी अब भी इसके पीछे थी? लेकिन पीछे सिर्फ तारीकी थी। शायद इसका वहम था। इसने टैक्सी को होटल श्री बालाजी लॉज चलने का कहा और पुश्त से टेक लगा दी। चेन्नई की घनी आबादी में वाक़ई श्री बालाजी लॉज होटल की इमारत पुरानी थी, लेकिन मसरूफ। इसने अपने जाली शनाख्ती कार्ड पर रमेश कुमार का नाम दिखाते हुए कमरा लिया था। कमरे में दाखिल होते ही इसने फौरी तौर पर सिक्योरिटी चेक किया। कोई कैमरा नहीं, वन वे शीशा नहीं, सिर्फ एक पुराना एयर कूलर जो बड़बड़ाता हुआ चल रहा था। वो अपना बैग खोल ही रहा था कि दरवाजे पर तेज दस्तक ने इसे चुप न कर दिया। हाउस कीपिंग कहने वाली आवाज में पेशा वराना बेरहमी थी। इसकी नब्ज ने तेज काम किया। ये कोई हाउस कीपिंग नहीं थी। इसने अपने बाई हाथ से पिस्तौल निकाला, जबकि दाएं हाथ से दरवाजा खोला। 3 मर्दों ने यकबारगी दरवाजे पर धावा बोल दिया। पहले ने इसे वाल पर दबा दिया, दूसरे ने इसका हाथ मरोड़ कर पिस्तौल गिराया, तीसरे ने इसकी कमर में टीजर मारा। भारतीय खुफिया एजेंसी, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। इसने अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया, बज़ाहिर हार मानते हुए। लेकिन जैसे ही वो इसे ले जाने लगे, इसने अचानक अपना वजन बदला। एक तेज कुहनी वार से पहले एजेंट को पीछे धकेल दिया, दूसरे के पीर पर जोरदार कुक मारी, लेकिन तीसरे ने दोबारा टीजर मार दिया। इस बार करंट ने इसे जमीन पर गिरा दिया। बस कर दो, एजेंट ने गरज कर कहा, वरना हम तुम्हें यही खत्म कर देंगे। 1 घंटे बाद वो एक कंक्रीट के कमरे में बंधा हुआ था। सर्द दीवारें, तेज रोशनी और एक मेज जिस पर मुख्तलिफ औजार पड़े थे। दरवाजा खुला और 2 अफराद अंदर आए। एक खातून जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल होगी और एक लंबा मर्द जिसकी आंखों में बेरहमी थी। खातून ने कुर्सी संभाली। रमेश कुमार, इसने तंजिया अंदाज में पूछा। हम जानते हैं कि तुम वो नहीं हो। तुम्हारा असल नाम क्या है? इसने खामोशी इख्तियार की। मर्द ने आगे बढ़कर इसके पेट पर जोरदार मुक्का मारा। जवाब दो। मैं सिर्फ एक ताजिर हूँ, इसने कराहते हुए कहा। खातून ने मुस्कुराकर एक फाइल खोली। दुबई एयरपोर्ट पर तुम्हें देखा गया था। तुम्हारी शनाख्त जाली है।
तुम्हारे बारे में हमारे पास मालूमात है। खातून ने उठकर इसके गिर्द चक्कर लगाया। तुम जानते हो हम कौन हैं? हम IB के स्पेशल यूनिट से हैं। हम तुम जैसे लोगों के लिए मखसूस हैं। इसने अपना मोबाइल निकाला। अभी हम तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स चेक कर रहे हैं। जब तक हमें तुम्हारी असल शनाख्त नहीं मिल जाती तुम यहीं रहोगे। इसने अपने होंठ सुकेल लिए। वो जानता था कि इसके फिंगरप्रिंट्स किसी डेटाबेस में नहीं होंगे, क्योंकि इसने अपने हाथों पर मखसूस दस्ताने पहने थे जो जिल्द की रंगत में रंग कर दिखाई नहीं देते थे। लेकिन वक्त गुजर रहा था और इसे फरार होने का मौका चाहिए था। खातून ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। तुम्हारे पास 1 घंटा है, फिर हम तुम्हें मुख्तलिफ तरीके से बात करने पर मजबूर करेंगे। वो और मर्द बाहर चले गए, दरवाजा बंद करते हुए। इसने अपने हाथों को हरकत दी। रस्सियाँ मजबूत थी लेकिन नाकाबिल तस्फीर नहीं। इसने अपने दाएं हाथ की कलाई को मरोड़ना शुरू किया, जिससे रस्सी इसकी खाल को चीरने लगी। खून बह निकला लेकिन रस्सी ढीली पड़ने लगी। काफी देर की जिदोजहद के बाद इसने अपने बाजू रस्सी से आजाद गिराए और जिस्म पर लिपटी रस्सियाँ इतनी ढीली कर ली और उन्हें अपने गिर्द इस तरह लपेट लिया कि वो जब चाहे एक झटका देकर उनसे आजाद हो सकता था। बाहर से गौर के कदम की आवाज आई। इसने अपनी हरकत रोक दी। इसे सिर्फ एक मौका चाहिए था और वो मौका आने वाला था। कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आने वाली गूंज ने इसे बता दिया कि वक्त करीब आ पहुंचा है। इसकी कलाइयों पर बंधी रस्सियां अब ढीली पड़ चुकी थी। इसने घंटों तक अपने पट्टों को तनाव देकर रस्सियों को खींचा था, बार बार एक खामोश जिदोजहद जो अब रंग लाई थी। कुर्सी के साथ बंधे होने का ड्रामा करते हुए इसने रस्सियों को ऐसे लपेट रखा था कि वो बंधा हुआ नजर आए, जबकि हकीकत में वो लम्हा बा लम्हा आजादी के लिए तैयार था। दरारदार लकड़ी के दरवाजे के पीछे से पाव की आहटी सुनाई दे। 6 वो 6 एजेंट थे। इसने अपनी सांसें गहरी की, आंखें नींद बंद कर ले और अपने जिस्म को एक मजरू कैदी की तरह ढाल लिया। दरवाजा खुला। वो 6 आकर इसके करीब खड़े हो गए। अब बताओ तुम कौन हो? सबसे लंबा, जिसके माथे पर एक जख्म का निशान था, इसके करीब आया। C313 ने सर हिलाया, अपनी आवाज में एक जेजे का पैदा करते हुए बोला, मैंने बताया, मैं रमेश कुमार। झूठ। एक और एजेंट जिसकी मूंछें घनी थी ने इसके चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। यही वो लम्हा था जिसका C313 इंतजार कर रहा था। जैसे ही एजेंट का हाथ इसकी तरफ बढ़ा, C313 ने अपनी कलाइयों को आजाद कर लिया। रस्सियां हवा में बखर गईं। इसने अपने पैरों से जोरदार धक्का दिया, कुर्सी पीछे को सरक गई और वो अचानक खड़ा हो गया। थप्पड़ मारने वाले एजेंट को इसने अपने बाएं हाथ से पकड़ा और दाएं हाथ से इसके कंधे पर जोरदार जर्ब लगाई और वो उछलकर पीछे खड़े 3 साथियों से जा टकराया। वो चारों एजेंट गिर पड़े एक दूसरे पर। कमरे में हलचल मच गई। इसे पकड़ो। पहला एजेंट जो इस पर आया, इसने मार्शल आर्ट का एक तेज हरकत साइड कंक से इसे दीवार से टकरा दिया। दूसरा, जिसके हाथ में चाकू था, इस पर झपटा। C313 ने अपना बाह बाजू मोड़कर चाकू के वार को ब्लॉक किया और दाएं हाथ की कुहनी से इसके जबड़े पर ऐसा वार किया कि वो चकरा कर गिर पड़ा। तीसरे ने पीछे से हमला किया, इसे घुटनों से दबाया। C313 ने अपना वजन आगे को डाला, फिर अचानक पीछे को झटका दिया। अपने सर से इसके चेहरे को जोरदार टुकर मारी। इसके मुंह से खून के फवारे छोटे। चौथा एजेंट, जो सबसे ज्यादा तजर्बाकार लग रहा था, ने एक पेचीदा जूडो मूव का इस्तेमाल करते हुए इसे गिराने की कोशिश की, लेकिन C313 ने इसकी गिरफ्त से खुद को मुड़कर आजाद करा लिया और एक स्पिन कंक से इसके सीने पर लात मारकर इसे कमरे के दूसरे सिरे पर फेंक दिया। कुक खाकर वो लेट गया। पांचवा, जो अब तक खड़ा था, ने पिस्तौल निकाला। हिलना नहीं, इसने चलाया। C313 ने अपने आप को बाई तरफ गिरा दिया, बिल्कुल इसी लम्हे जब गोली चली। गोली दीवार में जाकर धंस गई। इसने फर्श पर लूटते हुए अपने पैरों से एजेंट के घुटनों पर जोरदार जर्ब लगाई। एजेंट चीखा और गिर पड़ा। पिस्तौल फर्श पर खनका। छठा और आखिरी एजेंट, जो सबसे कम उम्र लग रहा था, ने एक हाथ से इस पर हमला किया। C313 ने इसकी कलाई पकड़ी, मोड़ी और इसे एक आर्म बार से बेहोश कर दिया। कमरे में अब सिर्फ सांस लेने की आवाजें थी। 6 में से कोई भी मुकम्मल तौर पर बेहोश नहीं हुआ था, लेकिन वो सब जख्मी और नातुआ थे। C313 ने कमरे का जायजा लिया। इसे अभी यहाँ से निकलना था। इसने एक एजेंट की जैकेट उतारी, इसकी जेबें चेक की, एक कॉर्ड की लीड, कुछ नकद रकम और C313 का मोबाइल फोन, वो सब कुछ अपनी जेब में डाल लिया। तुम लोग अच्छे सिपाही हो, इसने कहा अपनी सांस को संभालते हुए, लेकिन आज का दिन मेरा था। फिर इसने उन 6 लोगों को रस्सी तलाश करके बांधा ताकि सुबह तक वो इसके खिलाफ कुछ ना कर सके, और फिर वो कमरे से बाहर निकल गया। गेट पर कोई ना था। इसने 6 गेट खोला और तारीकी में गुम हो गया, जैसे कोई ख्याल हो। रात के 3 बजे थे और चिनाई की गलियां अब इसके कदमों के नीचे थी। रात की तारीकी में वो गलियों के अंदर अंदर भाग रहा था, अपने कदमों की आवाज को हल्का रखने की पूरी कोशिश करता। हर रोशन जगह से वो परहेज करता। हर गश्त करती हुई पुलिस गाड़ी से बचने के लिए किसी दरख्त के पीछे या किसी दीवार से चिपक जाता।
इसके जिस्म पर चोटें थी, खून बह रहा था, लेकिन दर्द को नजरअंदाज करते हुए वो आगे बढ़ता रहा। भारतीय खुफिया एजेंसी के वो 6 एजेंट जिन्हें इसने बेहोश किया था, सुबह तक होश में न आ सकते, इसलिए इसके पास कुछ वक्त था। कुछ देर बाद वो इस कोठी से काफी दूर निकल आया था। एक जगह इसने मौजूदा मेकअप से निजात हासिल की और अपनी खुफिया जेब से, जिस तक भारतीय खुफिया वालों का हूट नहीं पहुंच सका था, से दूसरा मास्क निकाला और चेहरे पर चढ़ा लिया। अब वो मुकम्मल तौर पर बदला हुआ शख्स था। इसे अबाई वाले देखते तो भी पहचान नहीं सकते थे। सिर्फ लिबास से इसकी पहचान मुमकिन थी, इसलिए इस लिबास से भी जान छुड़ाने का फैसला किया। वो अब आहिस्ता लेकिन मुहतात अंदाज में चल रहा था। शहर के एक पुराने मोहल्ले में इसने एक नीम रोशन गिल्ली देखी। एशतर मकानों में रोशनी थी, लेकिन एक खूबसूरत 2 मंजिला मकान मुकम्मल तारीकी में डूबा हुआ था। इसके लान में झांस थोड़ी ऊंची थी और छोटे छोटे पौधे रात की हवा में हल्के से हल रहे थे। मकान की इमारत पुरानी लेकिन खस्ता नहीं थी, बल्कि इसमें एक पुरानी रोमानवियत थी। C313 ने एक लम्हे तक सोचा, फिर दीवार फलांग कर अंदर चला गया। कुछ देर वो सुन गिन लेता रहा, फिर वो एक खिड़की के पास आया, लेकिन जैसे ही इसने खिड़की से कान लगाया, इसने सहमी हुई आवाजें सुनी। एक औरत चीख रही थी, छोड़ दो हमें, जाओ यहाँ से। दूसरी आवाज, जो शायद एक लड़की की थी, रोते हुए कह रही थी, अम्मा ये हमें मार डालेंगे। फिर एक करख्त आवाज गरजी, बकवास बंद करो, अब ये घर हमारा है और तुम दोनों को यहाँ से निकाला जाएगा। C313 बगैर किसी हिचकिचाहट के दरवाजे की तरफ बढ़ा। अंदर 2 बदमाश, एक माँ और इसकी बेटी को धमका रहे थे। माँ, जिसका नाम विधया था, अपनी बेटी अंजलि को पीछे खींच रही थी। बदमाशों में से एक, राजू, ने विधया के बाल पकड़कर इसे घसीटा, जबकि दूसरा, मनोज, अंजलि को दीवार के साथ दबा चुका था। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, राजू ने कहकहा लगाया। बसो भाई ने फैसला कर लिया है कि ये घर हमारा होगा। तुम लोग कल तक यहाँ से निकल जाओ, वरना। इसने चाकू निकाला। तब C313 ने दरवाजे पर जोरदार लात मारी। दरवाजा खिल गया और वो अंदर दाखिल हुआ। दोनों बदमाशों ने मुड़कर देखा। कौन है बे? मनोज गरा। C313 ने जवाब नहीं दिया। इसकी आंखें हल्की रोशनी में चमक रही थी। राजू ने चाकू घुमाते हुए इस पर हमला किया, लेकिन C313 ने एक तेज हरकत से इसकी कलाई पकड़ी, मरोड़ और चाकू गिराया। राजू चीखा, लेकिन इसकी आवाज एक मुक्के से दब गई जो इसके जबड़े पर लगा। वो पीछे गिर गया। मनोज ने अंजलि को छोड़ दिया और C313 पर झपटा। इसने एक जोरदार गेओनिसा मारा, लेकिन C313 ने झककर बचाया और अपनी कुहनी मनोज के पेट में घूम दी। मनोज हानपा, लेकिन फिर भी लड़ता रहा। इसने C313 को दीवार के साथ दबाने की कोशिश की, लेकिन C313 ने अपनी टांग उठाई और मनोज के घुटने पर जोरदार वार किया। हड्डी की चटखाहट सुनाई दी और मनोज चीखता हुआ गिर पड़ा। राजू अभी उठने की कोशिश कर रहा था कि C313 ने इसके सर पर एक और मुक्का रसीद किया। वो बेहोश हो गया। मनोज भी दर्द से तड़प रहा था, लेकिन C313 ने इसके सर पर हल्का सा दबाव डाला और वो भी होश खो बैठा। विधया और अंजलि सहमी हुई कोने में खड़ी थीं। तुम कौन हो? विधया ने डरते हुए पूछा। C313 ने अपनी सांसों को संभाला। मेरा नाम रघु है, इसने कहा। ये लोग तुम्हें दोबारा तंग नहीं करेंगे। अंजलि ने देखा कि इसके हाथ से खून बह रहा है, अब जख्मी है। इसने फौरन एक तौलिया उठाया और इसके जख्म को साफ करने लगी। विधया ने जल्दी से एक फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और मरहम पट्टी कर दी। ये बसो गैंग के आदमी हैं, विधया ने बताया। इसकी आवाज में खौफ था। वो हमारा घर छीनना चाहते हैं। मेरा बेटा अरविंद बंगलोर में अकाउंटेंट है, वो हमें बचाने नहीं आ सकता। C313 ने सोचा। तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, इसने कहा। अगर ये लोग वापस आए तो तुम महफूज नहीं होगी। विधया ने हाँ में सर हिलाया। हमारे पास एक छोटी कार है, हम बंगलोर जा सकते हैं। अंजलि ने जल्दी से अपने भाई के कुछ कपड़े ला कर दिए। ये पहन ले, आपके कपड़े खराब हो गए हैं। C313 ने वॉशरूम में जाकर कपड़े बदल लिए, अपना सारा सामान नए कपड़ों में मुंतकिल किया, उतारे कपड़ों का बंडल बनाया और वॉशरूम से बाहर आ गया। अंजलि जल्दी से एक थैला ले आई तो C313 ने लिबास का बंडल इस थैले में डाल लिया। इस दौरान अंजलि और विधया ने जरूरी सामान 2 बैगों में पैक कर लिया था। 313 ने मनोज और राजू के हाथ पीर बांधे और अभी बारी बारी कांधे पर लाद कर गेट के बाहर पड़े कूड़े के डिब्बों के पीछे डाला और उनका एक एक हाथ खोल भी दिया ताकि होश में आने पर खुद ही आजाद होकर चले जाए। बसो गैंग सत उन माँ बेटी को खतरा था और उनकी जान बचाना जरूरी था। उनके जाने के बाद बसो गैंग इस मकान पर कब्जा कर ही लेता, लेकिन जान बचाना पहला काम था। इस दौरान अंजलि और विधया ने सामान कार में रख लिया था। कार छूटी थी लेकिन तीर रफ्तार। विधया ने चाबी अंजलि को पकड़ाई और कमांडो से कहा, अब भी हमारे साथ चलेंगे? इसने सर हिलाया। जी, लेकिन जैली सड़कों से। मेन रोड पर पुलिस हो सकती है। अंजलि ड्राइविंग सीट पर बैठी और कमांडो अगली पैसेंजर सीट पर बैठ गया।
तो कार स्टार्ट होकर बाहर आई। वेंदया भी घर को लॉक करके पिछली सीट पर बैठ गई। अंजलि ने पहले मुख्तलिफ छोटी बड़ी गलियों में कार घुमाई और फिर एक रोड पर निकल आई। रात ढल रही थी। कार ने बंगलोर की तरफ सफर शुरू किया, जबकि पीछे वो खूबसूरत मकान तारीकी में खो गया।